तो हम लोग हाइगेन के प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये वेव फ्रंट के बारे में बताया था, वेव फ्रंट क्या होता है और उससे रिलेटेड तमाम बातें जो है वो हमने डिस्कस करी थी। हाइगेन का प्रिंसिपल क्या कहता है वो एक बार फिर से हम थोड़ा सा यहाँ पर कहना चाहेंगे कि अगर हमारे पास कोई ये सोर्स है लाइट का, इससे लाइट निकल रही है, ऐसे जा रही, ठीक। अब यहाँ पर आपने एक वेव फ्रंट बनाया, ठीक है, ये एक वेव फ्रंट बनाया। वेव फ्रंट के हर पॉइंट को, ये वेव फ्रंट एक लाइन नहीं है बल्कि एक सरफेस है, वेव फ्रंट के हर पॉइंट को एक नए पॉइंट सोर्स की तरह से कंसीडर करेंगे और इन नए पॉइंट सोर्सेस को सेकेंडरी सोर्स कहेंगे। ये पॉइंट सोर्स हैं तो इनसे स्फेरिकल वेव फ्रंट अब निकलने लगेंगे, ओरिजिनेट होने लगेंगे। तो अगर हम इनसे निकलने वाले स्फेरिकल वेव फ्रंट्स की बात करें तो मान लो टी समय पे आपने यहाँ देखा था, तो डेल्टा टी टाइम और लेते हैं तो इससे निकलने वाली लाइट भी डेल्टा टी आगे बढ़ जाएगी। तो इससे निकलने वाली जो लाइट है उसके चलते आप वेव फ्रंट बनाएंगे तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, रेडियस वी डेल्टा टी का। सिर्फ एक यही नहीं, जितने भी सोर्स हैं सबसे निकलने वाली लाइट को लेके आप स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है वो बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। सभी सोर्सेज से निकलने वाली लाइट को लेके स्फेरिकल वेव फ्रंट बना लेंगे जिनकी रेडियस होगी वी डेल्टा टी, ठीक। और ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट आपने कंसीडर किए हैं इनको सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे, बिल्कुल। ये प्राइमरी सोर्स है, ये वेव फ्रंट है कब, टाइम टी पर। ये सारे सेकेंडरी सोर्सेज, इनसे निकलने वाले स्फेरिकल वेव फ्रंट थोड़ी देर बाद डेल्टा टी समय बाद देखेंगे तो वो हो जाएंगे वी डेल्टा टी रेडियस के स्फीयर, और ये हो गई सेकेंडरी वेवलेट्स। इन सेकेंडरी वेवलेट्स का एनवेलप खींच दो। सेकेंडरी वेवलेट्स के एनवेलप का मतलब हो गया सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करते हुए एक सरफेस बना दीजिए, बिल्कुल। तो ये आपका वेव फ्रंट था एट टाइम टी, ये है वेव फ्रंट एट टाइम टी। तो ये हो जाएगा वेव फ्रंट एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी, सही है। ये एनवेलप है। एनवेलप का मतलब ऐसा सरफेस जो कुछ गिवन सरफेस को बाहर से टच करते हुए जा रहा हो। जैसे एक एनवेलप लीजिए, एनवेलप एक्चुअल एनवेलप लीजिए, उसमें कुछ बॉल्स डाल दीजिए। तो एनवेलप का जो सरफेस है वो बॉल्स के सरफेस को बाहर से टच करते हुए ही तो जाएगा। तो बस ये एनवेलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, और यही है वेव फ्रंट एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी। ये प्राइमरी सोर्स है आपका, ओरिजिनल सोर्स लाइट का, ठीक। इससे लाइट निकल रही थी, किसी टाइम टी पर आपने किसी टाइम टी पर आपने एक वेव फ्रंट बना लिया। और ये जो आपने यहाँ पर बनाए हैं ये क्या है, ये हैं सेकेंडरी सोर्सेस, ठीक है। ये हम सिर्फ मन में ऐसा सोचते हैं कि यार ऐसा कोई सरफेस है, ठीक है, और उसकी लोकेशन पर खूब सारे पॉइंट सोर्स हैं, सेकेंडरी सोर्स हैं। ये सब हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, मन में सोचा जाता है कैलकुलेशनों के लिए। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में यहाँ कोई ऐसा सरफेस नहीं होगा जिसको आप छू सकें, देख सकें, ठीक है ना। यहाँ पर एक्चुअल में कोई बल्ब जलने लगेंगे इसके पहुँचते ही, बस हम आगे ऐसा सोचते हैं और इस तरीके से आप काम कर लेते हैं। बाकी ये बात आपको बताई थी कि ये कोई सोर्स है, इससे लाइट निकल रही है। अब आपने यहाँ पर एक वेव फ्रंट बना लिया और वेव फ्रंट की पोजीशन पर खूब सारे ये सेकेंडरी सोर्स बांध लिए आपने। हर सेकेंडरी सोर्स से लाइट जो है वो निकल रही है, हर सेकेंडरी सोर्स से लाइट ओरिजिनेट होते हुए मानी जाएगी। ये देखिए खूब सारे सेकेंडरी सोर्स हैं, सबसे लाइट जो है वो निकल रही है। अब आगे किसी पॉइंट पर पहुंचने वाली लाइट की इंटेंसिटी आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, ये जितने भी सोर्स हैं सबसे निकलने वाली लाइट को पी पे पहुंचाएंगे। सबसे निकलने वाली लाइट जो है वो पी पे पहुंचाई जाएगी, और जब सबसे निकलने वाली लाइट पी पे पहुंचेगी तो उनका जो इंटरफेरेंस होगा उससे आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पी मिलेगी। इस सब चीज़ों को पिक्चर में मत डालिए, डायरेक्ट ये कहिए कि सोर्स से लाइट यहाँ पहुँच रही है, वो भी ठीक है, लेकिन आप चाहें तो इस तरीके से भी इस सिचुएशन को ट्रीट कर सकते हैं
कि भाई पहले एक वेव फ्रंट बनाया जाए, फिर वेव फ्रंट के सारे पॉइंटों को सोर्स माना जाए, जितने भी सोर्स मानोगे 1000 लाख 10 करोड़ 100 करोड़ उन सब से आने वाली लाइट आगे जाएगी, तो वो जाएगी हर तरफ, लेकिन किसी पॉइंट पी की बात करोगे तो उन पर इन सब सोर्सेज से आने वाली लाइट पहुँचेगी। ठीक है, उन सब का इंटरफेरेंस होकर रिजल्टेंट इंटेंसिटी पी पर आपको मिल जाएगी। कोई कहेगा सर ये कॉम्प्लिकेट क्यों किया, बेमतलब में सीधे सीधे सोर्स से भी तो लाइट यहाँ पहुँच ही रही थी। तो वो अभी आगे आप पढ़ते हैं, ये इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, उसमें ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ों की। डिफ्रैक्शन नाम की चीज़ पढ़ी जाती है, उसमें तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सही है, होता ही है कि कुछ जैसे आपने कहीं पर कोई एक सेटअप लगाया, फिर उसमें कुछ चीज़ ऑब्ज़र्व करी, अब वो जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको एक्सप्लेन आपको करना होता है, तो फिर उसके लिए इन सब थ्योरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। समझ गए? तो हम लोग जो है इतनी बात लिख चुके थे पहले। ठीक है, आप चाहें तो दोबारा क्लास को रोक कर नोट कर लीजिए फिर से, और फिर आगे देखते हैं। बस तो लिखा हुआ है, बट फिर भी दोबारा नोट कर लो तो ठीक है। अच्छा, हाँ जी, अब बात हो रही है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो लॉज होते हैं उनको प्रूव करने की यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो बात हो रही है रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। ठीक है, रिफ्लेक्शन का लॉ तो हम लोगों को मालूम ही होता है। क्या कोई मिरर हमारे पास है, मिरर के किसी पॉइंट पे नॉर्मल खींचिए, खींच दिया, अब एक लाइट की रे आएगी ऐसे, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इंसिडेंट रे, तो ये लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर जाएगी ऐसे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल आर पर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है कि आई बराबर क्या होगा, आर। ये रिफ्लेक्शन का लॉ खूब पढ़ा होता है हमने। अब हम हाइगेन के प्रिंसिपल की मदद से ये चीज़ प्रूव करना चाहेंगे कि आई बराबर आर क्यों है। अब बहस तो अभी जैसे बताया जाएगा तो कुछ बहुत बढ़िया फीलिंग उससे नहीं आती है, बट थ्योरेटिकली जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और जो भी वेव ऑप्टिक्स है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ होती है ये हाइगेन का प्रिंसिपल। तो आगे चल के कभी भी आप डिटेल में ये सब पढ़ते हो, वेव ऑप्टिक्स वगैरह इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे लिए तो नहीं है इनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा, हमारे लिए तो बस ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि यार ये ऐसे वो ऐसे, बट डिटेल में जो भी लोग इसको डिटेल में कभी आगे जाके 2 4 5 साल 10 साल बाद पढ़ेंगे तो उनको इसकी यूज़ खूब करनी पड़ती है। खैर, अपने लोग तो उतना ही देखते हैं जितना हमारे काम का है। ठीक है, तो चलो खैर, अब हाइगेन के प्रिंसिपल का यूज़ करके इसको प्रूव करना है। अब हाइगेन के प्रिंसिपल में जो बात बोली गई ना कि कोई लाइट कहीं जा रही है तो आप एक वेव फ्रंट बना लोगे। ठीक है, वेव फ्रंट के हर पॉइंट को एक पॉइंट सोर्स की तरीके से मान लिया जा सकता है किसी भी समय। ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे कि किसी जगह पर लाइट प्रोपगेट कर रही है तो उसमें वेव फ्रंट होंगे। जब लाइट आगे प्रोपगेट करती है तो साथ में वेव फ्रंट भी आगे प्रोपगेट करते हैं। हम इस तरीके से बात करेंगे कि जैसे जैसे वेव फ्रंट किसी पॉइंट पर पहुंचेगा, जैसे वेव फ्रंट फिक्स नहीं होते हैं, ये मैंने समझाया आपको, वेव फ्रंट क्या आगे बढ़ते रहते हैं। तो जब भी कोई वेव फ्रंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचेगा तो वो पॉइंट एक पॉइंट सोर्स की तरह से काम करना शुरू कर देगा। मैं इसको इस तरीके से लूँगा। ठीक है, ये देखिए, वेव फ्रंट्स प्रोपगेट with light, wave fronts propagate with light, and when a wave front reaches
ए पर्टिकुलर पॉइंट, जब भी कभी कोई वेव फ्रंट किसी पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट पर पहुंचता है तो दैट पॉइंट स्टार्ट्स बिहेविंग एज ए पॉइंट सोर्स। तो वो पॉइंट एक पॉइंट सोर्स की तरीके से काम करने लगेगा। सेकेंडरी वेवलेट्स originate from these पॉइंट सोर्सेज। अब ये सब बात आप कहोगे कि सर अभी तो बताई थी, ये सब पिछली क्लास में बताई थी, फिर वही चीज़ें बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। अब क्या करें, मेन जो 2-4 पॉइंट है वो बार बार बोलने पड़ते हैं, बार बार बताने पड़ते हैं, ठीक है, बार बार लिखने भी पड़ते हैं, तभी वो लंबे समय तक हमें याद रह पाते हैं। अब 1-2 बार बस जल्दी जल्दी बता दें तो लंबे समय के ऊपर आप भूल जाओगे, कल तक तो याद रहेगा बट 4-5 महीने बाद भूल जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, ताकि एक तो हमें ये लगे कि हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार लिखा जा रहा है मतलब ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, और फिर जब 2-4-5 बार लिख लेते हैं तो फिर लंबे समय याद भी रहती है, ठीक है। कभी रिवीजन भी करोगे तो भी 4 बार पढ़ोगे तो भाई याद रहेगा, याद हो जाएगा। तो सेकेंडरी वेवलेट्स ओरिजिनेट फ्रॉम दीज पॉइंट सोर्सेज, ठीक है, और जो वेव फ्रंट होगा एट सम लेटर इंस्टेंट वो कैसे बनाया जा सकता है, जो सेकेंडरी वेवलेट्स का एनवेलप है उससे, ठीक है। और तो सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स कौन होती हैं, वो पॉइंट सोर्स से निकलने वाले वेव फ्रंट, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी वेवलेट्स ओरिजिनेट फ्रॉम दिस पॉइंट सोर्सेज, ठीक है, और एनवेलप ऑफ these secondary wavelets is gives shape of wavefront at some later instant, ठीक है। जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं उनका एनवेलप खींचोगे तो थोड़ी देर के बाद जब भी कभी एनवेलप खींचोगे तो वो एनवेलप जो ओरिजिनल वेव फ्रंट था उसकी नई पोजीशन को बताएगा, सही है। एक छोटी सी बात और यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा, वो ये है, जो हमने जब वेव फ्रंट्स के बारे में बताया था तो लिखी थी कि जो लाइट है वो प्रोपगेट करती है, प्रोपगेट्स परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट्स, या वेव फ्रंट्स ड्रॉ किए जाते हैं लाइट के प्रोपगेट करने के परपेंडिकुलर। अगर कहीं पर लाइट ऐसे प्रोपगेट कर रही है तो वेव फ्रंट कैसे बनाओगे, उसके परपेंडिकुलर। लाइट यूँ प्रोपगेट कर रही है तो वेव फ्रंट उसके परपेंडिकुलर बनाओगे। उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर कहीं पर वेव फ्रंट ऐसे बना हुआ है तो लाइट कैसे प्रोपगेट करेगी, उसके परपेंडिकुलर। अगर वेव फ्रंट दे रखा है तो प्रोपगेट करने की डायरेक्शन पता चल जाएगी, या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पता है तो वेव फ्रंट बना सकते हो। हाँ सही है। अच्छा, अब ये ला इसको इस्टेब्लिश करना, ठीक। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक मिरर लिया, यस, ये एक मिरर है, मिरर कह लो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह लो। चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हमने प्लेन मिरर ले लिया है। इस पे इधर से लाइट गिर रही है, पहले लाइट आ रही थी ऐसे, सही, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पर आई, चाहिए, ये नॉर्मल खींचा आपने, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, सही है। अब हम ये कहते हैं कि जब ये लाइट ऐसे प्रोपगेट कर रही थी तो अगर हम इस जगह पर वेव फ्रंट्स ड्रॉ करें तो वेव फ्रंट्स कैसे ड्रॉ करोगे, लाइट के प्रोपगेट करने के परपेंडिकुलर। तो लाइट ऐसे आ रही थी तो वेव फ्रंट यहाँ कैसे बनाओगे, यूँ यूँ यूँ, खूब सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स जो है वो किसी भी रीजन में ड्रॉ करे जा सकते हैं जहाँ लाइट प्रोपगेट करती है। तो ये आपने ऐसे ऐसे ऐसे, लाइन नहीं है ये सरफेस है यार, ये लाइन नहीं है ये सरफेस है, ठीक। ये देखो ऐसे करके जैसे मैंने हाथ रख दिया यूँ, ये मेरा हाथ क्या है, वेव फ्रंट, ये हाथ का सरफेस एक वेव फ्रंट है, ऐसा।
और ये वेव फ्रंट भी फिक्स नहीं है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे लाइट आगे बढ़ेगी, तो लाइट के साथ ही ये वेव फ्रंट भी आगे बढ़ेगी। तो लाइट के प्रोपगेट करने की जो स्पीड है वो मान लो है v, तो वेव फ्रंट भी आगे किस स्पीड से चलेंगे, v स्पीड से। ठीक है, ठीक है, तो v हो गई स्पीड ऑफ लाइट। चलिए, और I जो है वो तो दिख ही रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो लिखने की मुझे ज़रूरत है नहीं, मैंने नहीं लिखा। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब ये वेव फ्रंट जब आगे बढ़ेंगे तो ये वेव फ्रंट जो है इसमें से किसी एक वेव फ्रंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने कहा ये वाला वेव फ्रंट देख लिया, अब ये वेव फ्रंट आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा तो ये वेव फ्रंट आगे बढ़ के इस मिरर पे पहुंचेगा। सही है, हमने ये बात कही जैसे जैसे वेव फ्रंट इस मिरर पर पहुंचता चला जाएगा वैसे वैसे हम मिरर का जो पॉइंट्स हैं, एक नहीं सॉरी बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ पे, मिरर के जो भी पॉइंट हैं उनको सेकेंडरी सोर्सेज की तरह से कंसीडर करते चले जाएंगे। ये देखिए, ये वेव फ्रंट आ रहा है और ये वेव फ्रंट आते आते पहले यहाँ पहुँचा, ये इतना समझो, ये ऐसे यहाँ पहुँचा, तो जब वेव फ्रंट यहाँ पहुँचेगा तो ये पॉइंट जो है एक पॉइंट सोर्स की तरह से, मिरर का ये पॉइंट एक सोर्स की तरह से काम करने लगेगा। फिर ये वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा तो मिरर का वेव फ्रंट का ये पॉइंट जब मिरर पर पहुँचेगा तो ये पॉइंट मिरर का एक सोर्स की तरह से काम करना शुरू कर देगा। और आगे बढ़ा वेव फ्रंट, यहाँ पहुँच गया तो ये पॉइंट एक सोर्स बन जाएगा, और आगे ये पॉइंट सोर्स बन जाएगा, और आगे ये पॉइंट सोर्स बन जाएगा, और आगे ये पॉइंट एक सोर्स बन जाएगा। जैसे जैसे ये वेव फ्रंट आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे मिरर के जो पॉइंट हैं वो सोर्स की तरह से बिहेव करते चले जाएंगे। सॉरी तो एक बात बताइए कि जैसे ये वेव फ्रंट यहाँ चला तो मिरर का कौन सा पॉइंट सबसे पहले सोर्स की तरह से काम करना स्टार्ट करेगा, ये पॉइंट। उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये करते करते सबसे एंड में ये वाला पॉइंट, सबसे पहले ये और सबसे एंड में ये। सही है, हमने, चलो अब ये जो सोर्स हैं यहाँ पर बनते चले जाएंगे, इनसे सेकेंडरी वेवलेट्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे जैसे जो भी पॉइंट सोर्स बनेगा उससे सेकेंडरी वेवलेट निकलनी शुरू हो जाएगी। सेकेंडरी वेवलेट किस शेप की होती है, स्फेरिकल, क्योंकि ये सब पॉइंट सोर्स बनेंगे। तो ये सबसे पहले सेकेंडरी सोर्स बनेगा तो इससे स्फेरिकल वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट निकलनी शुरू हो जाएगी सबसे पहले। इसके बाद वाला पॉइंट, उससे थोड़ी देर बाद, उसके बाद और थोड़ी देर बाद, और थोड़ी देर, और थोड़ी देर, ये पॉइंट, ये सबसे लास्ट में सोर्स बनेगा तो इससे निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट सबसे लास्ट में स्टार्ट करेगी। अच्छा तो अब क्या हुआ कि हम थोड़ी देर के बाद उन सेकेंडरी वेवलेट्स को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अच्छा, और सेकेंडरी वेवलेट्स का जो एनवेलप है, सेकेंडरी वेवलेट्स का एनवेलप, वो वेव फ्रंट की नई लोकेशन हो जाएगा। अच्छा चलो, तो थोड़ा सा बना के डिस्कस किया जाए, क्योंकि ऐसे बोल के तो बहुत कुछ समझ में आ नहीं सकता है। चलो बना लेते हैं। ये लीजिए, हाँ जी, ये मिरर है हमारा, इधर से लाइट आ रही। अब हुआ ये कि ये लाइट ऐसे आ रही थी और यहाँ पर ये आपने वेव फ्रंट एक बनाया। सही है, वेव फ्रंट जो होता है वो लाइट के प्रोपगेट करने के परपेंडिकुलर होता है। तो ये पॉइंट आपने लिख दिया ए, और ये पॉइंट आपने लिख दिया बी।
ठीक। और ये आपका हो गया वेव फ्रंट, ये पॉइंट आपने लिख दिया सी, ठीक है। तो ए सी इज ए वेव फ्रंट सॉरी एट टाइम टी बराबर 0। सही। मान लो टी बराबर 0 पर ए सी घड़ी स्टार्ट करी, कब? जब हमने देखा कि ये एक वेव फ्रंट है। अब ये वेव फ्रंट का जो इधर वाला पॉइंट है ये यही अभी अभी ए पर पहुंचा है, ठीक है। तो दिस वेव फ्रंट रीचेज मिरर एट पॉइंट ए एट टाइम टी बराबर 0, ऐसे ही बोला जा सकता है। तो ए सी इज वेव फ्रंट, तो ए सी रीचेज मिरर एट ए एट टी बराबर 0। तो ऐसे में ए पॉइंट ए ऑफ मिरर बिकम्स ए सेकेंडरी सोर्स, ये पूरी बात हम लिख रहे हैं, फिर वही बात कहेंगे। आप पूरा इसलिए लिख रहे हैं ताकि दोबारा देखें, पढ़ने की कोशिश करें तो हमें याद आए कि हाँ यार ये डिस्कशन हो रहा था। अब चूँकि इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि जहाँ कोई फार्मूले हों, रिजल्ट हो, तो उनको लेके हम जो है वो अपना फार्मूले में वैल्यू रख के काम चलाते चले जाएँ, फार्मूले में ये ऐसा है, ये वैसा है। तो इसमें तो बस आराम आराम से हम आर्गूमेंट्स देते हुए आगे चल सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए ऑफ मिरर बिकम्स ए सेकेंडरी सोर्स एट टी बराबर 0। जब ये वेव फ्रंट ए पे पहुंचेगा तो ए एक सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा। अब जैसे ये वेव फ्रंट आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस मिरर के और जो पॉइंट है वो भी सेकेंडरी सोर्स की तरह से बिहेव करते चले जाएंगे। सबसे एंड में ये देख लो ना, ये ऐसे चलता चला जाएगा, ये सोर्स बनते चले जाएंगे। सबसे एंड में मिरर का जो पॉइंट बी है वो सोर्स की तरह से काम करना शुरू करेगा। अब मान लेते हैं लाइट को सी से बी तक जाने में टी समय लगता है। टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सी टू बी, दैट इज टी। तो इन दैट केस दिस डिस्टेंस बी सी विल बी वी टी, वी वेलोसिटी ऑफ लाइट और टी टाइम। तो मैं क्या करूँगा, अब ये बात लिखूँगा कि टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा कितना, टी। तो ये डिस्टेंस बी सी क्या हो जाएगा, वी टी। और जब ये यहाँ पहुँचेगा तभी बी सोर्स की तरह से काम करना शुरू करेगा। तो ए पे तो वेव फ्रंट पहले पहुँच गया, तो ए ने तो सोर्स की तरह से काम करना शुरू कर दिया, कब? टी बराबर 0 पर। और बी सोर्स की तरह से काम करना कब शुरू करेगा, जब ये वेव फ्रंट यहाँ पहुँचेगा, मतलब टाइम टी पर। तो ये पहले सोर्स बन जाएगा और ये सबसे एंड में, सबसे पहले और ये सबसे बाद में। अच्छा, हमने कहा चलो तो एक काम करते हैं, पहले क्लास को रोक के इतनी चीज़ नोट कर लेते हैं, फिर जो अभी मैंने बात बोली वो लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम सी टू बी इज टी। तो इन दैट केस सी से बी तक की डिस्टेंस वो हो जाएगी वी टी। कोई दिक्कत नहीं है भाई, वी वेलोसिटी से टी समय में वी टी दूरी तो चलेगी लाइट। हाँ, अच्छा, तो वेव फ्रंट रीचेस बी एट टी बराबर एट टाइम टी। ये वेव फ्रंट आगे बढ़ते बढ़ते बी पे कब पहुंचेगा, टाइम टी पर। इसका मतलब बी स्टार्ट्स एक्टिंग एज ए सेकेंडरी सोर्स एट टाइम टी।
तो बी जो है वो टाइम टी पर एक सेकेंडरी सोर्स की तरह से काम करना शुरू करेगा। हाँ ठीक। अब जब बी ने सोर्स की तरह से काम करना शुरू किया, ये तो मान लो लाइट को यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 घंटा लगता है, तो 9 बजे लाइट यहाँ पहुँचेगी या 9 बजे वेव फ्रंट यहाँ पहुँचेगा, तो 10 बजे ये वेव फ्रंट यहाँ पहुँचेगा। तो इसने सोर्स की तरह से काम करना कब शुरू किया? 9 बजे। इसने कब शुरू किया? 9:30 बजे। इसने कब शुरू किया? 10 बजे। तो भाई मेरे जो सबसे पहले सोर्स की तरह से काम करना शुरू करेगा उससे निकलने वाली लाइट ज़्यादा दूरी चल जाएगी। तो 9 बजे इसने सोर्स बनना था और ये 9:30 बजे बना और ये 10 बजे बना। तो अगर तुम 10 बजे देखोगे तो ये कहेगा यार मैं तो 1 घंटे पहले ही सोर्स बन चुका था। तो इससे निकलने वाली जो लाइट के चलते आप सेकेंडरी वेवलेट्स बनाओगे ना, वो कौन? ये पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेवलेट्स, तो वो काफ़ी बड़ी हो चुकी होंगी क्योंकि उनको तो 1 घंटा मिल गया ना चलने के लिए लाइट को। तो इससे निकल के लाइट 1 घंटे में जितनी दूरी चल जाएगी उतनी रेडियस की सेकेंडरी वेवलेट बन जाएगी। कब? 10 बजे। ये यहाँ 9:30 बजे सोर्स बना था, ये 10 बजे। तो जब ये बनता है तब तक ये आदमी कहेगा भाई ऐसा मैं तो आधा घंटे पहले ही सोर्स बन चुका हूँ। तो इससे निकलने वाली लाइट जो है वो आधा घंटे में जितनी दूरी ट्रेवल कर चुकी होगी उतना समझिए कि रेडियस हो चुकी होगी सेकेंडरी वेवलेट की। और ये 10 बजे, ये तो अभी जो है वो सोर्स की तरह से काम करना शुरू किया ठीक 10 बजे। तो ठीक 10 बजे अगर देखोगे तो इससे निकलने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट है उनकी रेडियस क्या होगी? 0। यानी इसकी वाली वेवलेट तो अभी 0 रेडियस, मतलब वो स्फेरिकल शेप की होती है ना सेकेंडरी वेवलेट, तो समझो वो पॉइंट साइज की है अभी। तो हमने कहा सही है भाई, हम जो है एक काम करते हैं ये वेव फ्रंट हमारा जब बी पे पहुंचता है उस समय सेकेंडरी वेवलेट्स जो हैं उनको बनाते हैं और फिर सेकेंडरी वेवलेट के एनवेलप से क्या मिलेगा? वेव फ्रंट। कब? 10 बजे, मतलब वही टी समय के बाद। चलो, तो बी स्टार्ट करेगा टाइम टी पर। ओके, तो हमने यहाँ पे दिखाया टाइम लेते हैं टी, सही है, और ये हमारा है मिरर, ठीक, और ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट है बी। अब ए तो t बराबर 0 पे ही पॉइंट सोर्स बन चुका था और हम देख रहे हैं इसको कब? जब टाइम हुआ है t। तो ए से निकलने वाली लाइट vt दूरी ट्रेवल कर चुकी होगी t समय में। भाई 9 बजे सोर्स बना था और 10 बजे हम देखेंगे, तो 1 घंटे में लाइट जितनी दूरी चल जाएगी समझो उतनी रेडियस का क्या? सेकेंडरी वेवलेट ड्रॉ होगा। अच्छा, तो इससे निकलने वाली जो लाइट है उसके चलते वीटी रेडियस का सेकेंडरी वेवलेट आप बना लेंगे। थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ज़्यादा ही बड़ा बना दिया अब, चलो कोई बात नहीं। ये वीटी रेडियस का सेकेंडरी वेवलेट है जो ए से निकला है। कब निकला था? t बराबर 0 पर, और टाइम t पे देखा तो टाइम t पे इससे जो सेकेंडरी वेवलेट निकल चुकी है उसकी रेडियस वीटी हो चुकी है। और b जो है उससे निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट अभी 0 रेडियस की है क्योंकि b ने तो अभी सोर्स की तरह से काम करना शुरू किया है। ठीक है, तो हमने बताया कि भाई ऐसा है, रेडियस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए से जो सेकेंडरी वेवलेट निकलेगी उसकी रेडियस कब? एट टाइम t विल बी इक्वल टू वी टी।
समझे? ये सेकेंडरी वेवलेट है जो ए से निकली है। कब निकली? तो थी t बराबर 0 पर, और हम ड्रा कब कर रहे हैं उसे? टाइम t पे। तो t 0 पे यहाँ थी, बढ़ते बढ़ते साइज बढ़ते बढ़ते टाइम t तक आते आते इतना बड़ा हो चुका है। और रेडियस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट originated from B at time t is equal to Vt। ठीक है, सॉरी एट टाइम t इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि B ने तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, अब वो t एट टाइम t इक्वल टू 0 ऐसे बोल दिया। ऐसे लिख देता हूँ, एट टाइम t, ये एट टाइम t बराबर 0 लगने लगा यहाँ पे। एट टाइम t रेडियस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए इज इक्वल टू Vt, और रेडियस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम B इज इक्वल टू 0। B से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट 0 रेडियस की है, क्योंकि B ने अभी अभी सोर्स की तरह काम करना शुरू किया है, और A तो t समय पहले ही सोर्स बन चुका था, तो उससे निकलने वाली वेवलेट की रेडियस Vt हो चुकी है। अच्छा जी, अब हमने कहा यार ऐसा है कि अगर ये 0 रेडियस की वेवलेट है और ये Vt रेडियस की वेवलेट है, तो इस समय इन दोनों का एनवेलप खींचो। इन दोनों क्या खींचना है? एनवेलप। एनवेलप मतलब ऐसा सरफेस जो इन दोनों को टच करते हुए जाए। तो ये आपने एनवेलप खींच दिया, ठीक है, ये आपने लिख दिया D। तो BD हो गया एनवेलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स कब? जब टाइम क्या चल रहा है? t। सही है। तो यही हो गया वेवफ्रंट एट टाइम t। जो वेवफ्रंट पहले ऐसे आ रहा था, यूं लाइट आ रही थी ना जैसे, तो एक वेवफ्रंट ऐसे बनाया था। कौन सा वेवफ्रंट बनाया था? AC वेवफ्रंट बनाया था। वही वेवफ्रंट अब यूं हो चुका है। अच्छा, जब हम किसी स्फेरिकल सरफेस को जस्ट टच करते हुए कोई लाइन खींचते हैं, तो इस पर टेंजेंट हो गई, और ये टेंजेंट जो होती है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो सरफेस के को जब टच करते हुए जाती है, तो ये रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो AD आप बनाएंगे ऐसे करके, ये AD जो बनेगी लाइन, ये ऐसे परपेंडिकुलर होगी। ये रेडियस टेंजेंट के क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। ये क्यों बनाई हमने? ये इसलिए बनाई है क्योंकि अगर आप लाइट के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन की बात करें, तो उसमें खास बात ये होती है कि वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। तो वेव फ्रंट अगर ऐसा बना दिया आपने, तो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये डायरेक्शन जो है, इस डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट करेगी। कब? रिफ्लेक्शन होने के बाद। तो लाइट प्रोपगेट्स परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, ये बात हम जानते हैं। तो इसका मतलब लाइट प्रोपगेट्स अलोंग AD BD के परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर टू BD, चाहिए। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट, जो वेव फ्रंट है उसके वेव फ्रंट कौन? BD के परपेंडिकुलर जाएगी, BD के परपेंडिकुलर यानी ऐसे। अच्छा, अब AD जो दूरी है वो इस स्फेरिकल वेवलेट की रेडियस ही तो हुई, दैट इज BT। AD इज इक्वल टू रेडियस ऑफ वेवलेट, ठीक है। तो वो रेडियस कितनी है? VT, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट
या इसको लिखना क्या ज़रूरत है, तो ऐसी बात दिख ही रहा है कि ए डी बराबर क्या होगा, वी टी होगा। बिल्कुल, अगर यहाँ से लाइट ऐसे जाना शुरू करेगी तो टी यहाँ पर से लाइट शुरू कब करी थी, टाइम 0 पर। हम देख कब रहे हैं, टाइम टी पर। तो टाइम टी में लाइट कितना दूरी चल जाएगी, ए डी बराबर वी टी। और वैसे भी ये स्फीयर बनेगा तो स्फीयर की रेडियस चाहे इधर देखो वी टी तो मिलेगी। तो ए डी बराबर वी टी हो गया। और लाइट का जो प्रोपगेशन है वो बी डी के परपेंडिकुलर यानी ऐसे होगा। ये देखिए, ये लाइट ऐसे जाएगी वी वेलोसिटी से बी डी के परपेंडिकुलर। अच्छा, अब हम लोग कुछ यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। देखो भाई, ये नॉर्मल आप खींचोगे, यस, ये एंगल क्या होगा, लाइट ऐसे जा रही है तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर नॉर्मल के साथ बनाया गया एंगल, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखिए, ये नॉर्मल खींचोगे और ये एंगल क्या होगा, आर। ठीक, अब हम जब लाइट आ रही थी इससे पहले वाला डायग्राम, और जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, इन दोनों डायग्राम को बनाते हैं और आई और आर इनको बराबर प्रूव करेंगे। ठीक है, आई और आर को बराबर प्रूव करेंगे। तो क्लास रोकें और इसको नोट कर लें। ठीक है, थोड़ा बोरिंग लगता है, ये बहुत बोरिंग लगता है। ठीक है, कोई पढ़ाने में भी बहुत मज़ा नहीं आता है, पढ़ने में भी बहुत मज़ा नहीं आता है, लेकिन है क्या कि बहुत बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि हमको इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना होता, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, बहुत बोर होना पड़ता है। ठीक है, तो अपने को कोई टेंशन नहीं है, समय लेके आराम से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी बता दें तो वो चीज़ दिमाग में बैठती ही नहीं है और थोड़े दिनों के बाद हम भूल ही जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल काम कैसे कर रहा है, जैसे बेसिक बातें तो याद रह जाती हैं कि वो वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक सोर्स की तरह से काम करता है, लाइट प्रोपगेट करती है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, वो एक दो पॉइंट तो याद रह जाते हैं। बट ये जो चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे लाइट आई, अब पहले ए ने सोर्स की तरह से काम करना शुरू किया, फिर लाइट चलते चलते बी पे पहुँची तो बी ने सबसे एंड में सोर्स की तरह से काम करना शुरू किया, ए से निकलने वाली वेवलेट की रेडियस इतनी हो चुकी है, बी की रेडियस अभी 0 है। ये सारी चीज़ें जो है वो सिक्वेंसली याद नहीं रहती हैं, तो हम आराम से टाइम दे के सिर्फ इसलिए पढ़ दें ताकि ये चीज़ ठीक से समझ में आ जाए। ठीक, तो एक बार क्लास रोको और इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम लोग अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इनको बराबर जो है वो प्रूव करने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो पहला वाला डायग्राम बनाएंगे जब लाइट इस पर गिर रही थी, और दूसरा बनाएंगे जब ये रिफ्लेक्ट होकर बनाई आपने। ठीक है, फिर आई और आर। ये देखिए, ये लाइट ऐसे आ रही थी, हाँ, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, यस, यूँ परपेंडिकुलर ए सी, ये आपने क्या बना लिया, वेव फ्रंट बना लिया। सही है, ये टी बराबर 0 की बात करी गई, और यहाँ पर नॉर्मल खींचोगे तो ये नॉर्मल के साथ जो इधर एंगल बनेगा वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल के साथ इधर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और बी से सी तक की जो दूरी है वो क्या है, वी टी। सही। अब देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल आई, ये 90 माइनस आई, तो ये एंगल क्या होगा, आई। सही। आप ध्यान दो, साइन आई बराबर क्या होगा, साइन आई बराबर होगा बी सी अपान ए बी। चेक कर लीजिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन आई बराबर बी सी अपान ए बी। ठीक, तो साइन आई हो गया आपका बी सी का मतलब हो गया वी टी अपान ए बी। ये एक इक्वेशन आपने लिख ली। अब रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट जा रही है उसकी बात करते हैं। तो टाइम टी पे देखा हमने, तो टाइम आपने देखा टी, उस समय क्या सिचुएशन है, उस समय की सिचुएशन ये है कि ये मिरर है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट है बी, और ये लाइट ऐसे जा रही थी, जैसे अभी आ रही थी v स्पीड से, ऐसे ऐसी लाइट अब जैसे जा रही थी। यूँ आपने क्या किया, ये लाइट ऐसे जा रही थी, उसके परपेंडिकुलर अपना वेव फ्रंट बना लिया।
ठीक है, मतलब वेव फ्रंट पहले बनाया था, उसके परपेंडिकुलर लाइट का जाना ऐसे बनाया था। ठीक ये पॉइंट लिख दिया डी। यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होने के लिए ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अब देखो ये एंगल आर, ये 90 माइनस आर, ये 90, तो ये एंगल आर होगा, चाहे ऐसे कह लो आर 90 माइनस आर और ये आर। अब ए डी बराबर क्या है, वी टी, यस वो भी हमको पता है। अब साइन आर बराबर क्या होगा, साइन आर बराबर इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए साइन आर बराबर ए डी अपान ए बी, साइन आर बराबर ए डी अपान ए बी। ए डी क्या है, वी टी, और ए बी तो ए बी है ही। अब आप ध्यान दीजिए पहली और दूसरी इक्वेशन से, साइन आई और साइन आर क्या है, बराबर, कि वो भी वी टी अपान ए बी है, वो भी वी टी अपान ए बी है, तो साइन आई बराबर साइन आर। हाँ, तो साइन आई बराबर साइन आर मतलब आई बराबर आर। लो जी, प्रूव हो गया रिफ्लेक्शन का लॉ, आई बराबर आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत से लोगों को तो समझ नहीं आता ये सब क्या किया गया है यार, ये इस तरीके की बात कहाँ से लाई गई। अब मैं फिर से याद दिलाता हूँ आपको, स्टार्टिंग में बताया था कि ये वेव फ्रंट वाला मामला, सेकेंडरी सोर्स वाला मामला, सेकेंडरी वेवलेट वाला मामला, ये सब हाइपोथेटिकल है। चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप इसको फिजिकली नहीं समझ पाते हैं कि ये कैसे सोर्स बन गया, ये हो गया, वो हो गया, बट ये थ्योरेटिकल चीज़ है, इसको आपको दिमाग में बिठाना पड़ता है। तो क्लास को रोक लें और इसको नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं। अब ये रिफ्लेक्शन के बारे में बता दिया, तो आगे फिर रिफ्रैक्शन के बारे में बताया जाता है। स्नेल्स लॉ, साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 बटे V2। काम उसमें भी ऐसे ही होगा, बस जैसे इसमें तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जिधर से आ रही थी उधर की तरफ ही वापस चली आ रही है, रिफ्रैक्शन में जिधर से आ रही थी उसकी तरफ वापस नहीं लौटेगी, बल्कि आगे दूसरे मीडियम में चली जाएगी। हाँ, तो वहाँ के लिए देखते हैं, पहले इसे नोट करिए, क्लास रोक के नोट करो इसको।